फ्रेंड्स, न्यू अदर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे पटना हाई कोर्ट के प्रैक्टिस सेट 2। यदि अभी तक आप लोगों ने प्रैक्टिस सेट 1 नहीं बनाया है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसका लिंक देख सकते हैं या फिर आप प्ले लिस्ट से जाके उसको हल कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले दोस्तों मैं एक बात बताना चाहता हूँ, यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ वीडियो पसंद आने पर लाइक करें और वीडियो को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। तो चलिए दोस्तों आज का पहला प्रश्न हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। आज का पहला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था। तो काकोरी केस के बचाव हेतु जो एक समिति का गठन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन था दोस्तों, तो वो थे गोविंद बल्लभ पंत। इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। चलिए अब थोड़ा सा काकोरी केस के बारे में हम लोग जान लें। काकोरी केस क्या है दोस्तों, तो कहता है 9 अगस्त 1925 ईस्वी को, कब 9 अगस्त 1925 ईस्वी को 9 अगस्त 1925 ईस्वी को एक रेलगाड़ी से सरकारी खजाना सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रही थी, है ना। और इस कुछ क्रांतिकारियों ने इस खजाने को काकोरी नामक स्थान पर क्या किया, लूट लिया। यही कांड जो है दोस्तों काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है ना। इसमें जो है मूल रूप से आपको मोतीलाल नेहरू ने पंडित गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व में काकोरी कांड बचाव समिति का गठन किया था, है ना। इस समिति का गठन किया था मोतीलाल नेहरू ने, लेकिन इसके अध्यक्ष बनाए थे किन्हें, तो गोविंद बल्लभ पंत को, है ना। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार में 1857 के सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, है ना। बिहार में जो 1857 के सिपाही विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अर्थात कुंवर सिंह। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 3 नंबर देखते हैं। लखनऊ के बुनकरों की अद्वितीय पारंपरिक कढ़ाई की कला, है ना। अद्वितीय पारंपरिक कढ़ाई की कला निम्नलिखित में से क्या कहलाती है ना। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अर्थात चिकनकारी। क्या कहलाता है, चिकनकारी कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखें 4 नंबर प्रश्न में। तो 4 नंबर जो प्रश्न है दोस्तों क्या है, रानी की बाव यानी क्वींस स्टेपवेल खाली स्थान नदी के तट पर स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। तो कह रहा है दोस्तों रानी की बाव यानी क्वींस स्टेपवेल किस नदी के तट पर स्थित है। तो इसका जो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा अर्थात झेलम सरस्वती नदी हो जाएगा, है ना। तो चलिए देखते हैं रानी की बाव को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया है ना। तो रानी की बाव जो है कहाँ है, पहले देखते हैं रानी की बाव कहाँ है। तो ये जो है गुजरात में है। रानी की बाव कहाँ है दोस्तों, गुजरात में अवस्थित है ना। रानी की बाव कहाँ है, गुजरात में है, ठीक है। गुजरात राज्य के पाटन में स्थित प्रसिद्ध बावड़ी है ना, सीढ़ीदार कुआं है। रानी की बाव क्या है, एक सीढ़ीदार कुआं है। कहाँ अवस्थित है, तो गुजरात में है ना। इसका निर्माण जो है सोलंकी वंश के शासन के दौरान हुआ था। रानी की बाव का निर्माण किस वंश के शासन के दौरान हुआ था, सोलंकी वंश के शासन के दौरान हुआ था। और वर्ष 2014 में, है ना, वर्ष 2014 ईस्वी में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत वर्ग में सूचीबद्ध किया गया। 2018 में आरबी द्वारा 100 रुपया के नोट पर इसे चित्रित किया गया है ना। कितने रुपये के नोट पर, 100 रुपया के नोट पर, है ना, 100 रुपया के नोट पर इसे क्या किया गया है, चित्रित किया गया है। कब चित्रित किया गया था दोस्तों, तो 2018 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि भारत में कितने जैव विविधता वाले हॉट स्पॉट मौजूद है ना। तो भारत में कितने हॉट स्पॉट मौजूद हैं दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अर्थात 4। लेकिन अगर विश्व में पूछ लिया जाए दोस्तों, है ना, विश्व में कितने जैव विविधता वाले हॉट स्पॉट मौजूद हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, है ना। तो पूरे विश्व में जो है जैव विविधता के 36 हॉट स्पॉट मौजूद हैं। कितने मौजूद हैं, 36 हॉट स्पॉट मौजूद हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सूनहर निम्नलिखित में से किन झीलों को जोड़ता है। सूनहर निम्नलिखित में से किन झीलों को जोड़ता है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका जो सही जवाब होगा सुपीरियर झील को ह्यूरन झील से। सूनहर सुपीरियर झील को ह्यूरन झील से मिलता है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट नंबर 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। 86वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया है ना। दोस्तों इस प्रश्न पर ध्यान से देखने बात है कि शिक्षा का अधिकार पूछ रहा है कि किस वर्ष लागू किया। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, है ना। कब हो जाएगा, ऑप्शन 2010 में हो जाएगा। जबकि दोस्तों शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था, है ना। कब लागू किया गया था,
शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया है। संविधान के 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 है ना, ये जो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम है ये किस वर्ष पारित किया गया था, तो 2002 में। ठीक है, तो इसके द्वारा अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। संविधान में कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया, 21A। ये क्या है, अनुच्छेद है ना, 21 अनुच्छेद जोड़ा गया है ना। और वर्ष 6 से 14 वर्ष के सभी बालिकाओं के लिए निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कराना मौलिक अधिकार बन गया है ना। तो दोस्तों ये जो है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 2002 में लाया गया था, लेकिन इसे लागू किया गया कब, तो 2010 में लागू किया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी अनुसूची राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ए, अर्थात पहली अनुसूची। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर कम करने के फलस्वरूप क्या होगा। तो बैंक दर कम करने से क्या होगा, तो बैंक दर कम करने से बाजार में तरलता बढ़ जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों क्या है, एफपीआई में प्रतिभूति और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां शामिल होती है जो विदेशी निवेशकों द्वारा निष्क्रिय रूप से रखी जाती है। एफपीआई का पूर्ण रूप क्या है, तो एफपीआई का पूर्ण रूप पूछा गया है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। क्या हो जाएगा, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, यही हो जाएगा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 11 नंबर है ना। तो 11 नंबर प्रश्न बनाने के लिए दोस्तों हमें इसको जो संस्था दिया गया है ना, इसको याद करना पड़ेगा कि कौन सी संस्था कहाँ अवस्थित है। तो चलिए देखते हैं हम लोग है ना। कहता है सूची 2 के साथ सूची 1 का मिलान करें और नीचे दिए गए सही उत्तर चुनें। चलिए देखिए, इसरो। तो इसरो का मुख्यालय हम लोग जानते हैं कि कहाँ है। इसरो का मुख्यालय दोस्तों बंगलुरु में है ना, यानी ए का तो 3 हो जाएगा। ठीक, IUCAA है ना, IUCAA इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका पुणे में है, 2 का 2 ही हो जाएगा। और IUAC का मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली है, यानी इसका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। VSSC तो इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, एक ही बचा हुआ है, तो तिरुवनंतपुरम हो जाएगा। तो चलिए अब मिलाइए, देखिए ए का 3 किस में है, तो ए का 3 है आपको ए में है और डी में है। बी का 2 किस में है, बी का 2 ए में है। चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा INS तर्कस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए है ना। INS तर्कस के बारे में कर रहा है, INS तर्कस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो चलिए देखते हैं क्या कथन है। यह DRDO द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित बनाया गया है ना। INS तर्कस जो है DRDO के द्वारा बनाया गया है। दूसरा कह रहा है कि यह एक मल्टी रोल स्टील्थ फ्रीगेट है। तो कह रहा है अब उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, दोनों सही है, न तो एक और न ही 2 सही है। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है ना। INS तर्कस जो है भारतीय नौसेना द्वारा निर्मित तलवार क्लास मल्टी रोल स्टील्थ फ्रीगेट है। भारतीय नौसेना का गाइडेड मिसाइल तर्कस ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में अमृत महोत्सव पर भारत के तिरंगा को फहराया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न में क्या है दोस्तों, तो पानी से बनने वाले बुलबुले जो चमक होती है वह किस प्रक्रम के कारण होती है। आपको प्रकाश का प्रवर्तन है, प्रकाश का अपवर्तन है, प्रकाश का प्रकीर्णन है, या प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। इसका जो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करते हैं, अभिक्रिया कर H2 नहीं देती है। ठीक है, हम लोग के साथ अभिक्रिया करने पर H2 नहीं देती है, हाइड्रोजन गैस नहीं देती है। इसका सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, अर्थात कॉपर। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ऐसे कहते हैं कुछ कम क्रियाशील धातु है, जैसे Ag हो गया, Ag कहने का मतलब क्या, चांदी हो गया। आपको AU कहने का मतलब क्या, सोना हो गया। आपका कॉपर Cu, कॉपर कहने का मतलब तांबा भी इसको कह सकते हैं। अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस H2 गैस नहीं देता है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें दोस्तों, 15 नंबर प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। 15 नंबर प्रश्न में क्या है, कह रहा है कि जैसे खाली स्थान जैसे सरल जीवों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर देता है ना। तो वो कौन सा है दोस्तों, ईस्ट है, प्लेनेरिया है, गुलाब है, ब्रायोफिला है।
तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन बी अर्थात प्लेनेरिया हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर, निम्न में से सही कथन है। सही कथन क्या है? तेल पानी में मिल जाता है, स्टोन पानी में घुलनशील है, पत्थर पारदर्शी और कांच अपारदर्शी होता है, चीनी पानी में घुलनशील है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता है? तो प्राथमिक उपभोक्ता कौन सा है दोस्तों? बकरी है, घास है, शेर है, भेड़िया है। तो देखिए हर एक साग सब्जी हो, घास हो, इन सब पर जो आश्रित रहता है उसे हम लोग प्राइमरी उपभोक्ता कहते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर में कह रहा है कोशिका भित्ति खाली स्थान कोशिका में अनुपस्थित होता है। तो कोशिका भित्ति जो है पादप कोशिका में पाया जाता है, इसलिए ये जंतुओं में अनुपस्थित होता है, ये जंतुओं में नहीं पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न 19 नंबर कह रहा है मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? कार्बन है, कैल्शियम है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो इसमें मानव शरीर में जो सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है वो आपका ऑक्सीजन होगा, है ना, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा डी। मानव शरीर में ऑक्सीजन कितना परसेंट पाया जाता है? तो दोस्तों 65% ऑक्सीजन पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है 20 नंबर, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा परिभाषिक शब्द उन प्रजातियों के लिए प्रयुक्त है जो स्थानीय आवास की प्राकृतिक आवासीय नहीं है लेकिन इस तंत्र में शामिल होते हैं? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात बी जाती है, एक्सोटिक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है वॉकिंग विथ द कॉमरेड्स नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका का नाम क्या है? और तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अर्थात अरुंधति राय, है ना। वॉकिंग विथ द कॉमरेड्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो अरुंधति राय हो जाएगा। चलिए 22 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा बिहार का पहला हिंदी दैनिक अखबार बिहार बंधु किस वर्ष शुरू हुआ था? यानी बिहार का पहला दैनिक हिंदी अखबार क्या था दोस्तों? तो वो था बिहार बंधु। और बिहार बंधु बिहार में किस वर्ष शुरू हुआ था? इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा अर्थात 1872 में। निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया? तो वो हो जाएगा आपका दोस्तों धर्मपाल। क्या हो जाएगा? धर्मपाल। इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कह रहा बिहार के किस जिले में 17वीं शताब्दी में निर्मित नौलक्खा महल स्थित है? ना, बिहार के किस जिले में नौलक्खा महल स्थित है? इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा अर्थात नौलक्खा जो महल है वो कहाँ स्थित है? तो वो मधुबनी में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 25 नंबर प्रश्न है, कहता है किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को नेपाल राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका मोती देसाई, है ना, इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, है ना। अब यहाँ से मैथ रीजनिंग का प्रश्न आ गया है, आप लोग इसको हल करें, है ना। चलिए मैं इसे कर ही देता हूँ। 2 कथनों के बाद 4 वैकल्पिक निष्कर्ष दिए गए हैं, इनमें से सबसे उचित को चुनिए। सबसे उचित कथन को क्या करना है? चुनना है। कह रहा है कि अनेक विज्ञान कॉलेजिएट अत्यधिक सृजनशील होते हैं, सृजनशील व्यक्ति अत्यधिक प्रतिभाशाली होते हैं, है ना। तो इसका जो सही जवाब है, कथन दे दिए 2, अब इसके 2 निष्कर्ष भी हैं। कह रहा है निष्कर्ष अनेक विज्ञान कॉलेजिएट अत्यधिक प्रतिभाशाली होते हैं, सृजन विज्ञानशील और कॉलेजिएट अत्यधिक प्रतिभाशाली होते हैं। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दिया गया है प्रश्न में 36, 28, 43, 56, 74, 65, 12 और x का औसत 45 है। x का मान क्या है ना। तो औसत दिया गया है 45, इसको आप लोग हल करेंगे तो हल करने पर आप देखेंगे कि इसका जो सही जवाब है वो आ जाएगा आपका 46। इस प्रकार इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 28 नंबर प्रश्न, कहता यदि A/B बराबर 3/5 है, B/C बराबर 7/8 है, तो A/2A अनुपात 3B अनुपात 7C किसके बराबर है? इसको दोस्तों आप लोग हल करेंगे, है ना। तो A/B का मान दिया गया है कितना? 3/5 और B/C का मान दिया गया है 7/8। और इससे हमें क्या करना है? तो A/B/C का मान निकाल लेना है। तो ये हो जाएगा 21/35/40, है ना। अब इसको हल करेंगे तो आप लोग पाएंगे कि इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा अर्थात 6:15:40। 29 नंबर प्रश्न देखें, एक परीक्षा में कुल 65% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, यदि अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 420 है, 65% विद्यार्थी क्या हो गए? उत्तीर्ण यानी पास हो गए। तो कितने विद्यार्थी पास नहीं हुए दोस्तों? तो 35%, है ना। अब 35% बराबर कितना दिया गया है? 420। तो कह रहा है विद्यार्थियों की कुल संख्या यानी कि 100% हमें निकालना है। तो ये सिंपल सी बात है, 420 बटा कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा और 100 से क्या कर देना इसको में गुना। इसको हल करने पर आप लोग को आंसर मिल जाएगा 1200, है ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? सी।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी वर्ग की भुजा चौगुनी कर दी जाए, वर्ग की भुजा कितनी कर दी जाए? चौगुनी, तो परिणामी वर्ग और दिए हुए वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा? इसका दोस्त सिंपल सा फंडा है। इसका चूंकि भुजा की चौगुनी कर दें, भुजा को क्या कर दिया गया है? 4 गुना कर दिया है ना। पहले मान लिया प्रारंभिक भुजा 1 था और अब इसे 4 कर दिया गया है। तो कह रहा है परिणामी वर्ग और प्रारंभिक वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात, तो 16:1 हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? 16:1। इसलिए इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है 31 नंबर। इसमें भी कथन और निष्कर्ष का रीजनिंग है, तो चलिए इसको आप लोग पढ़ें। कह रहा है कुछ बेल्ट पेन है, कुछ स्टेंसिल बोल्ट है और सभी स्क्रू बोल्ट है। अब इसमें कथन दे दिया है, निष्कर्ष दे दिया है। अब इसे हमें बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। जब आप लोग हल करेंगे दोस्तों तो पाएंगे कि इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 निकलता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा है एक निश्चित कोड भाषा में DIG डिग को 20 के रूप में लिखा जाता है, तो फीड को कैसे लिखा जाएगा? तो यहाँ देखेंगे DIG दिया गया है। इसे जब आप लोग ऐड करेंगे तो देखेंगे कि कितना आ जाएगा? 20। क्यों? डी का वैल्यू कितना? 4, आई के मान कितना? 9, जी का मान कितना? 7। तो 9 4 13 7 20, है ना। उसी प्रकार आप लोग इसको FED फीड को जोड़ देंगे तो 5 5 10 16 4 20। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो भी क्या होगा दोस्तों? वो भी बी हो जाएगा। चलिए 33 नंबर प्रश्न देखते हैं। 33 नंबर प्रश्न दिया गया है ना। ये क्या है? इसमें एक चित्र दिया गया है और हमें बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। इसका जब आप हल करेंगे तो क्या पाएंगे? इसको जब हम लोग हल करेंगे तो पाएंगे कि इसका जो जवाब होगा क्या होगा? इसका जो जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ए नंबर। क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 34 नंबर में कह रहा है कि एक निश्चित गति से 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में बी की तुलना में ए को 30 मिनट ज़्यादा समय लगता है, किंतु यदि ए अपनी गति को दोगुना कर दे तो वह उसी दूरी को बी की तुलना में 1 घंटा कम समय में तय कर लेता है। बी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है? तो जब इसको आप लोग हल करेंगे दोस्तों तो इसका जो जवाब होगा वो आएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 35 नंबर कह रहा है औषधियों का संबंध औषधालय से है ना। औषधियों का औषधालय से वही संबंध है जो ऐतिहासिक वस्तुओं का खाली स्थान से है। तो औषधि को कहाँ रखा जाता है दोस्तों? तो औषधालय में। तो ऐसी ऐतिहासिक वस्तु को कहाँ रखा जाएगा? तो ऐतिहासिक वस्तु को कहाँ रखा जाएगा? तो वो रखा जाएगा आपको संग्रहालय में। कहाँ रखा जाएगा? संग्रहालय में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 26 नंबर देखेंगे। 36 नंबर प्रश्न में है कि 25 - 4 का ब्रैकेट है 14.4/9 जोड़ 16 गुना 0.4 का मान ज्ञात करना है। तो इसको जब आप लोग हल करेंगे इसका जो सही जवाब आएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अर्थात 25 आएगा। कितना आएगा? 25 आएगा। चलिए अब हम लोग आगे देखें। अगला प्रश्न है 37 नंबर। कह रहा है एक विक्रेता ने 1 रुपये में 7 टॉफियों की दर से टॉफियाँ खरीदी। 40% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपये में कितनी टॉफियाँ बेचना चाहिए? इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको ए। नेक्स्ट है 38 नंबर प्रश्न। कह रहा है यदि एक दुकानदार पेन पर 20% की छूट और फिर 10% की अतिरिक्त छूट देता है जिसका अंकित मूल्य 750 है, तो पेन का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो पेन का विक्रय मूल्य हो जाएगा, कहने का मतलब है दोस्तों कि 750 रुपये का अंकित मूल्य रखा गया है ना। क्या किया गया? एक बुक है जिसका अंकित मूल्य कितना है? 750 है। अब इस बुक पर पहले क्या किया जाता है? 20% की छूट दी जाती है। तो अगर 20% की छूट दे देंगे तो 80/100 हो जाएगा, होगा ना। चलिए 80/100 हो गया। फिर कहता है कि 10% का अतिरिक्त छूट दिया गया और 10% की छूट जो है और दिया जाएगा तो 90/100 हो जाएगा। अब आप लोग इसको हल कीजिए। हल कीजिएगा तो आपको आंसर आ जाएगा 540। इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 39। कह रहा है कि 1.6 मीटर लंबा एक प्रेक्षक किसी टावर से 45 मीटर दूर है ना। तो कह रहा है इसमें कि 1.6 मीटर लंबा क्या है? एक प्रेक्षक है और ये टावर से 45 मीटर की दूरी पर है। कितना मीटर की दूरी पर है? 45 मीटर। तो मान लीजिए यहाँ पे एक टावर है ना। क्या है? टावर है। अब जो है क्या कहता है तो उसकी आँख से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। इसकी आँख से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई कितने मीटर की होगी? यहाँ 1.6 है तो यहाँ भी 1.6 हो जाएगा। ये 45 मीटर है तो ये भी 45 मीटर हो जाएगा। अब इसका दूरी निकाल देना है तो tan थीटा बराबर फार्मूला लगा दीजिए। tan 30 डिग्री का फार्मूला लगा दीजिएगा, है ना। तो इसका मान निकल जाएगा, इसका मान निकल जाएगा तो उसमें 1.6 जोड़ देंगे तो हमारा मान आ जाएगा। तो इस प्रकार इसको हल करेंगे तो आप पाएंगे इसका जो जवाब हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा। यानी कि आपको हो जाएगा ऑप्शन, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 27.58 मीटर। चलिए 40 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा दी गई विकल्पों में से संबंधित शब्दों को चुनिए। रुधिर विज्ञान का संबंध किससे है? रक्त से।
तो शैवाल विज्ञान का संबंध किससे होगा? शैवाल विज्ञान का संबंध किससे होगा? इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, कवक से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 41 नंबर, कह रहा है 112 बटा √196 गुना √576 बटा 12 और गुना 256 बटा 8। आप लोग इसको हल करें, है ना। तो हल करेंगे तो आप लोग जानेंगे कि 576 को वर्गमूल निकालेंगे तो 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 24। वहीं 196 के करेंगे तो कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। और 256 का करेंगे तो 16 हो जाएगा। 16 का स्क्वायर 256 होता है। अब आप लोग इसको हल कर देंगे। जब हल कर देंगे तो इसका जो आंसर आएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? इसका डी आंसर आ जाएगा, है ना। चलिए 32 आ जाएगा। नेक्स्ट है 42 नंबर प्रश्न, तथा दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। 40 है, 46 है, 58 है, 58 के बाद 82 है, 82 के बाद 130 है, 30 के बाद 62 है और हमें बताना है कि अगला संख्या क्या होगा। तो चलिए इसको देखते हैं अगला संख्या क्या होगा। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ 40 से 46 पहले 6 जुटा है। कितना जुटा है? पहले 6 जुटा है। उसके बाद 46 से 58 गया है तो हम लोग देख रहे हैं कि 12 जुटा है ना। जब 58 से 82 गया है तो हम लोग देख रहे हैं 24 जुटा है। 82 से होने गया तो आप देखेंगे तो 48 जुटा है। तो अभी कितना जुट जाएगा दोस्तों? 96। कितना जुटेगा? 96। 96 जोड़ देंगे 130 में तो इसका सही जवाब आ जाएगा 6 की 6 9 3 12 1 1 2 226, है ना। तो 226 आ जाएगा। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 43 नंबर, यदि पी का अर्थ से घटाना, इसको आप लोग हल करेंगे, है ना। जब हल करेंगे तो आपको इसका सही जवाब मिल जाएगा और इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा क्या? डी, 128 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 44 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित पैटर्न को पूरा करने के लिए सही विकल्प का चयन करें। इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका जो सही जवाब है क्या होगा। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि ये इधर से इधर आएगा फिर जाएगा, है ना, यहाँ से ये जाएगा, यानी कि इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 45 नंबर प्रश्न, है ना। 45 नंबर प्रश्न देखिए, करा ए और बी। 45 नंबर प्रश्न दिया है ए, बी और सी की दक्षता का अनुपात 4:5:3 है। एक साथ काम करने पर तीनों उस काम को 25 दिनों में पूरा कर लेते हैं। ए और सी मिलकर 35% काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो इसको आप लोग हल करेंगे एल्सियम मेथड से, है ना। तो एल्सियम मेथड से हल करेंगे तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो आ जाएगा 15 दिन। इस प्रकार इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? बी। कह रहा है 46 नंबर प्रश्न, ए बी का पति है, सी बी की सास है और डी ए के पिता है, ई डी की माँ है। इसको हल करेंगे आप लोग तो इसका जो सही जवाब आएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अर्थात पति। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 47 नंबर कह रहा है इसमें दोस्तों कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो 5 है, 7 है, +2 गुना 2, फिर +2 गुना 2, फिर +2 हो जाएगा, यानी 34 हो जाएगा। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा डी। 4 अक्षर समूह दिए गए जिनमें से 3 किसी तरह से संगत है और एक असंगत है। संगत अक्षर को हम लोग को पहचानना है। इसका सही जवाब हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा दोस्तों 49 नंबर, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 71 से विभाज्य है ना। तो इसको आप लोग भाग करके देखेंगे और भाग करके देखना है आप लोग को। इस प्रकार देखेंगे कि 1,39,000 हो जाएगा। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी हो जाएगा। अब 50 में दिया गया है कि संख्याएँ घटते क्रम में है। तो संख्याएँ घटते क्रम में तो इसको सिंपल रूप में इस तरह से बदल दे, 4/5 तो मतलब 0.8 हो गया। उसी प्रकार 3/8 है, 3 पॉइंट हो जाएगा 0.8 दिया 24, 24 6 8 7 56, ठीक है। उसी प्रकार से आपको बदलना है तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी संख्याएँ घटते क्रम में है। इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, है ना, ये घटते क्रम है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ से दोस्तों इंग्लिश का क्वेश्चन स्टार्ट होता है और 51 से लेके 75 तक जो है इंग्लिश का प्रश्न है ना, इंग्लिश का प्रश्न है। तो आप लोग इसे भी हल करें, है ना, ये भी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 51 नंबर जो प्रश्न है दोस्तों, तो इसमें क्या पूछा गया है? इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछना है, यानी वर्ड मीनिंग में क्या किसमें जो है मिस्टेक हुआ है। तो डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का मीनिंग भी क्या होता है? DISCIPLIN डिसिप्लिन होता है। गाइडेंस, गाइडेंस की मीनिंग क्या होता है? GUIDANC होता है, GUIDANCE होता है। गाइडेंस का मतलब होता है मार्गदर्शन, मार्गदर्शन, मार्गदर्शन यही होता है। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका क्या? बी हो जाएगा, बी सही जवाब हो जाएगा। 52 नंबर देखें, कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम बताना है हमें। साइनोनिम क्या बताना है? साइनोनिम किसका दोस्तों? तो सोबर का, है ना। तो सोबर का मतलब क्या होता है? SOBER, सोबर।
सोबर का मतलब होता है गंभीर। क्या होता है दोस्तों? गंभीर होता है। या फिर इसको शांत कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? शांत। तो इसका साइनोनिम बताना है, समानार्थक शब्द बताना है। इसका क्या हो जाएगा? शांत का हो जाता है कालम, CALM, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 53 नंबर प्रश्न दिया गया है। 53 नंबर प्रश्न में हम लोग को बताना है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। दे क्राइड, ब्रेव हो, वेल डन, है ना। इसका क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा दोस्तों, दे शूटेड एंजॉय दैट दे हैड डन वेल, है ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है 54 नंबर। तो इसमें हमें देखना है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम, इसमें भी चुनना है साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड एमास, AMASS। एमास का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दोस्तों एकत्र करना। क्या होता है? एकत्र करना, एकत्र करना। एमास का मतलब क्या होता है? एकत्र करना। तो चलिए देखें इसमें क्या होगा एमास का मतलब। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी, गेदर, GATHER, गेदर। गेदर मीन्स होता है एकत्र करना। चलिए और देखते हैं हम 55 नंबर प्रश्न। इसमें क्या करना है? 55 नंबर जो प्रश्न है दोस्तों, इसमें हमें एंटोनिम चुनना है। क्या चुनना है? एंटोनिम। अब रिले दिया गया है, तो देखते हैं हम लोग रिले का मतलब क्या होता है ना। जब तक हम लोग रिले का मतलब नहीं जानेंगे तब तक हम लोग इसको हल नहीं कर पाएंगे। तो RELAY, रिले का मतलब क्या होता है? रिले का मतलब होता है प्रसारण करना। क्या होता है दोस्तों? प्रसारण करना, प्रसारण करना। रिले का मतलब होता है क्या? प्रसारण करना। अब इसको हमको एंटोनिम खोजना है, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा होल्ड। रिले का एंटोनिम क्या हो जाएगा? होल्ड हो जाएगा, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 56। कह रहा है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। पीपुल ऑल ओवर द वर्ल्ड आर कंसर्न्ड अबाउट द ह्यूमन राइट टू लिव विथ। क्या होगा दोस्तों? इसका जो सही जवाब होगा DA हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। लिव विथ डिग्निटी। डिग्निटी का मतलब क्या होता है? DIGNITY। डिग्निटी मीन्स होता है मान सम्मान। क्या होता है? मान सम्मान, मान सम्मान होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है 57 नंबर प्रश्न। कह रहा है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। चलिए ना, इसके बदले हमें बताना है क्या होगा बिन कैंसिल्ड के, है ना। इसको सब्सटीट्यूट करना है। तो ऑल द बसेस लिविंग बिटवीन 10 PM एंड 5 AM, है ना। तो बिन कैंसिल, इसको हम लोग किस तरह से सब्सटीट्यूट करेंगे? क्या होगा? बेयर कैंसिल्ड होगा, बेयर बिन कैंसिल्ड हो जाएगा, बीइंग कैंसिल्ड हो जाएगा। क्या होगा इसका? तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना। प्लूरल हेल्पिंग वर्ब के रूप में बेयर कैंसिल्ड लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए, है ना। चलिए इसका आंसर हम लोग देखें। इसका जो ऑप्शन होगा ए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लूरल फॉर्म है ना, मॉडल वर्ब प्लूरल फॉर्म के रूप में है, तो इसीलिए इसको बेयर का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है 58 नंबर प्रश्न। कह रहा है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। द टीचर केप्ट स्टॉपिंग हर ऑनलाइन लेसन, है ना। चेक इफ हर स्टूडेंट वेयर फॉलोइंग इट। इसका जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा? ओकेजनली। क्या हो जाएगा? ओकेजनली। ओकेजनली मतलब कभी कभार। ओकेजनली मीन्स क्या होता है? OCCASIONALLY। ओकेजनली मीन्स होता है कभी कभार, कभी कभार, कभी कभार, है ना। तो इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 59 नंबर प्रश्न। कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग फॉर द गिवन आइडियम। ये आइडियम दिया गया है ना। ये क्या है? आइडियम्स है। और इस नीचे दिए गए में से हमें 4 विकल्पों में से चुनना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। कीप समवन एट आर्म्स लेंथ। कीप समवन एट आर्म्स लेंथ, इसका अर्थ है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है सुरक्षित दूरी बनाए रखना। सुरक्षित दूरी बनाए रखना, सुरक्षित दूरी बनाए रखना होता है ना। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं और देखते हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा। मेक समवन स्टे आउटसाइड, अलाउ समवन टू टॉक ओनली फ्रॉम ए डिस्टेंस। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका क्या? तो बी हो जाएगा। अवॉइड बीइंग फ्रेंडली विथ समवन, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है 60 नंबर प्रश्न। इसमें कहा गया है ना, इसमें 60 नंबर प्रश्न में क्या कहा गया है? Select the option that will improve the bold part of the given sentence. In case no improvement is needed, select no improvement required. कह रहा, they each listened carefully to what each other said. They each listened carefully
टू व्हाट ईच अदर सेड। इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, तो इसमें हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, द अदर, है ना, यही हो जाएगा। नेक्स्ट है 61 नंबर प्रश्न। 61 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है 61 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम। यहाँ फ्रेज दिया गया है, आइडियम्स दिया गया है, मुहावरा दिया गया है और इसे सब्सटीट्यूट करना है दिए गए 4 ऑप्शन से। तो चलिए, टू फाइट साई ऑफ, इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है बचने की कोशिश करना। क्या होता है दोस्तों? बचने की कोशिश करना, बचने की कोशिश करना। इसका जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, टू ट्राई टू फाइट समथिंग। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हम लोग को 62 नंबर प्रश्न, है ना। इसमें क्या कर रहा है? सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड, है ना। इसको अनेक शब्दों का बदले एक शब्द लिखना है। कर रहा है इसमें ए कन्फ्यूजिंग एंड ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम, है ना, ए कन्फ्यूजिंग एंड ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम। तो इसका अर्थ क्या होगा? इसका जो अर्थ होगा वो है आपको एक भ्रामक और कठिन समस्या, एक भ्रामक और कठिन समस्या, एक भ्रामक और कठिन समस्या, इसका अर्थ हो गया ए कन्फ्यूजिंग एंड ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम। तो कहता है क्या हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा इसका दोस्तों ऑप्शन मुझे डी लग रहा है ना। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, डी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 63 नंबर। इसमें कहा गया क्या? साइनोनिम बताना है हमें, साइनोनिम। तो प्लेंटीफुल दिया गया है, तो प्लेंटीफुल एडजेक्टिव है। प्लेंटीफुल का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में। क्या होता है? प्रचुर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में होता है। तो चलिए इसका क्या हो जाएगा प्रचुर मात्रा का? तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 64 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। इसमें जो है एंटोनिम निकालना है। क्या याद करना है? एंटोनिम। फेक, फेक का मतलब क्या होता है? गलत न्यूज हो गया, यानी आर्टिफिशियल है, जुनून है, फॉल्स है, बोगस है। तो इसका तो आपको जुनून ही होगा। 64 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट 65 नंबर प्रश्न देखिए। इसमें भी क्या करना है? एंटोनिम ही बताना है हमको। मिसरेबल, माइजरेबल का मतलब क्या होता है? इसका अर्थ होता है दोस्तों दयनीय। माइजरेबल का मतलब क्या होता है? दयनीय। माइजरेबल का मतलब क्या हो गया? दयनीय। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा? तो इसे इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी चीरफुल। और चीरफुल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है खुशी खुशी, यानी खुश, प्रसन्न हो सकता है, प्रसन्न हो सकता है। चेयरफुल में प्रसन्न हो सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 66 नंबर प्रश्न। 66 नंबर प्रश्न में है क्या है दोस्तों? तो कह रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम्स। टू गो बनाना, टू गो बनाना का मतलब क्या हुआ? टू गो बनाना का मतलब हो गया अत्यधिक नाराज, अत्यधिक नाराज, अत्यधिक नाराज, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। टू बिकम वेरी एक्साइटेड और एंग्री। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 67 नंबर कह रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ बर्ड्स, ठीक है। समथिंग विच ब्रिंग्स बैड लक, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका अर्थ हुआ जिस अभागा। इसका अर्थ क्या हो गया? अभागा। क्या हो गया दोस्तों? अभागा, है ना, अभागा हो गया। चलिए अब इसका जो है सही जवाब होगा क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा, यानी जिंक्स्ड हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। 68 नंबर कह रहा है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। ही आस्क्ड मी व्हेन आई हैड बुक्ड द फ्लाइट टिकट, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा क्या? ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, व्हेन डिड यू बुक द फ्लाइट टिकट्स। इसका यही हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 69 नंबर। 69 नंबर प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। 69 नंबर प्रश्न में सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ देयर इज नो नीड टू सब्सटीट्यूट इट, सिलेक्ट नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड। कह रहा है वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंटेड टू द सॉइल आर एब्जॉर्ब बाई द रूट्स, है ना। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्रेजेंट इन द सॉइल, ना कि प्रेजेंट टू द सॉइल होगा, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 70 नंबर प्रश्न। 70 नंबर प्रश्न है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव। हैट्रेड कैन बी ओवरकम बाय लव, है ना।
तो इसमें देख रहे हैं कि क्या होगा, कैन है, बी है, तो इसका तो बी ही होना चाहिए मेरे ख्याल से। आप लोग बताएं क्या होगा। इसको पैसिव वॉइस में दिया गया है, एक्टिव बस बदलेंगे तो लव कैन ओवरकम हेटेड, लव कैन ओवरकम हेटेड, यानी डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए 70 प्रश्न हो गया दोस्तों। अब 5 प्रश्न बच गया 71 से 75 तक। इसको आप लोग इसको पढ़ के हल करें, है ना। चलिए मैं भी कुछ कुछ बता दे रहा हूँ। 71 में दिया गया है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट विल फिल इन द ब्लैंक्स नंबर्स 1। तो नंबर 1 की जगह पर क्या आएगा, है ना। आप लोग इसका मैं आंसर बता दे रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके हल कर लेंगे। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा बी। और उसी प्रकार 72 में बात करें तो दूसरे नंबर पे जो आपका ऑप्शन आएगा वो हो जाएगा सी। तीसरे नंबर पर है 73 नंबर प्रश्न कि तीसरे नंबर जो खाली स्थान जगह है वहाँ पे क्या आएगा, तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 74 और 75। 74 नंबर प्रश्न है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट विल फिल इन द ब्लैंक नंबर 4। 4 नंबर पर जो स्थान भराएगा उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, माइग्रेटेड। नंबर 75 है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट विल फिल इन द ब्लैंक नंबर 5। इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, जनरल हिंदी है। अब कह रहा है निम्न में से कौन भाववाचक संज्ञा नहीं है, हमें पहचानना है कि कौन भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो क्या होगा इसमें, भाववाचक संज्ञा नहीं है, इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। पर्यायवाची शब्द व्यवधान, व्यवधान का मतलब क्या हुआ, बाधा उत्पन्न करना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 28 नंबर देखें, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसका कोई आधार ना हो। तो ये हो जाएगा निराधार, यानी कि डी हो जाएगा 78 का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अलंकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है ना। तो अलंकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो ये हो जाएगा अलम, है ना। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अलम उपकार है, यानी जो शब्दों के पहले लगता है, जो शब्द के पहले आता है उसे हम लोग उपसर्ग कहते हैं, और शब्द के जो लास्ट में लगता है उसको हम लोग प्रत्यय कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 28, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए हाथ से लिखा हुआ। तो हस्तलिखित हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 81 नंबर प्रश्न, 81 नंबर में दिया गया है, अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका जो सही जवाब होगा अति जोड़ आचार, अति जोड़ आचार, बी सही जवाब है इसका। 82 नंबर प्रश्न देखें, निम्न में से पुल्लिंग शब्द है, हमें पुल्लिंग शब्द पहचानना है। तो बुढ़ापा, बुढ़ापा जो है क्या दोस्तों, पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट है 83 नंबर, सही बरतने वाले शब्द का चयन करें। प्रियदर्शी, प्रियदर्शी, तो इसका सी सही जवाब हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट है 84 नंबर, द्विज का अनेकार्थी क्या है ना। द्विज, द्विज का अनेकार्थी पूछा है, तो क्या हो जाएगा, इसका दांत होगा, है इसमें कहीं बी। चलिए बी नंबर सही हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न है, इनमें से घोटक शब्द क्या है। तो घोटक की बात करें तो तत्सम है, घोटक क्या है, तत्सम है। चलिए 86 नंबर में देखिए, मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है। तो मैं खाना खा चुका था, तो ये तो पूर्ण भूतकाल है, इसका ए हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न देखिए आप, काले तिल चबाना, काले तिल चबाना मुहावरे का अर्थ है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा, है ना, पराधीन होना। काले तिल चबाना का मतलब पराधीन होना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है 88 नंबर, पथभ्रष्ट में कौन सा समास है। तो पथभ्रष्ट में तत्पुरुष समान है, समास है, कौन सा समास है, तत्पुरुष, ये हो जाएगा। उसके बाद है 89 नंबर प्रश्न, कह रहा है एक हाथ से ताली नहीं बजती, मुहावरे का अर्थ क्या है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा, झगड़े में दोनों पक्ष दोषी होते हैं। 90 नंबर प्रश्न है, हिंदी भाषा में कितने स्वर होता है। तो स्वरों की संख्या जो है दोस्तों 11 है। ये 11 स्वर कौन कौन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट है 91, यहाँ से कंप्यूटर का प्रश्न शुरू है दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 1024 मेगाबाइट्स खाली स्थान के बराबर होता है, तो 1 किलोबाइट किसके बराबर होता है, 1 किलोबाइट के। तो 91 का जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा, सॉरी दोस्तों, 1024 बाइट जो है 1 गीगाबाइट के बराबर होता है। क्या होगा, 1024 मेगाबाइट जो है 1 गीगाबाइट के बराबर होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 92 नंबर, कह रहा है कट, कॉपी तथा पेस्ट की क्रमशः शॉर्टकट की क्या है। तो कट का कंट्रोल एक्स, ठीक है, कॉपी का कंट्रोल सी और पेस्ट का कंट्रोल भी। इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट है दोस्तों 93 नंबर, वेबसाइट या ब्राउज़र के मुख्य पृष्ठ को क्या कहते हैं, है ना। वेबसाइट या ब्राउज़र के मुख्य पृष्ठ को क्या कहते हैं, तो इसको होम पेज कहते हैं। क्या कहते हैं, होम पेज कहते हैं। 94 नंबर प्रश्न है, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर खाली स्थान पर आधारित है।
तो द्वितीय पीढ़ी के जो कंप्यूटर था वो ट्रांजिस्टर पर आधारित था। ठीक, नेक्स्ट है 95 नंबर प्रश्न, WORM वॉर्म का पूर्ण रूप क्या है? इसका जो पूर्ण रूप है दोस्तों, राइट वंस रीड मैनी, राइट वंस रीड मैनी, यानी डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो सिद्धार्थ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात टाइम शेयरिंग में, है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा फार्मूला सूत्र सही रूप से प्रविष्टित है ना। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न है, कीबोर्ड में दी गई अंकों की कुंजी समूह को क्या कहते हैं? कीबोर्ड में दी गई अंकों की कुंजी समूह को क्या कहते हैं? तो न्यूमेरिक पैड कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? न्यूमेरिक पैड कहेंगे। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। फॉक्स प्रो है। फॉक्स प्रो क्या है? तो फॉक्स प्रो जो है एक डाटाबेस प्रणाली है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना। अब वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।